इस लेक्चर में हम लेटेक में टेबल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे और हम कोई मैट्रिक्स किस तरह से लेटेक में लिखते हैं और साथ में एक इक्वेशन हम किस तरह से पुट करेंगे अगर इस उस इक्वेशन में हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या मैथमेटिकल वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका जो यहाँ पे लुक है वो किस तरह से हमें दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों ही चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी की हुई है। तो पहले मैंने एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स पुट की है डेटा की हेल्प से, और फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल जिसमें कि 4 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो हम इनको बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है और आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ऑटोमेटिकली पहला नंबर आ गया है। तो जिस ऑर्डर में हम मतलब जैसे जैसे हम इक्वेशन लिखे जाते हैं उनकी नंबरिंग अपने आप होती जाती है। तो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लिया हुआ है और हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी ली हुई है जिसकी रो तो दो हैं लेकिन कॉलम एक ही हमारे पास है। तो ये हम किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम पहले तो डॉक्यूमेंट की क्लास जो है डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट की क्लास क्या रहेगी। तो डॉक्यूमेंट की क्लास जैसे मैंने बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आर्टिकल लिखता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास आर्टिकल आता है। बाकी डॉक्यूमेंट की तरह यहाँ पे मैंने पहले टाइटल वगैरह यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो जैसा हमने वहाँ पे टाइटल किया था उस तरह से यहाँ भी हम कर सकते हैं टाइटल को। और डॉक्यूमेंट क्लास को डिफाइन करने के बाद हम फिर बिगिन डॉक्यूमेंट करते हैं और लास्ट में एंड डॉक्यूमेंट भी हमारे पास आता है। तो अगर हमने शुरू में बिगिन डॉक्यूमेंट लिखा डॉक्यूमेंट की क्लास को डिफाइन करने के बाद, तो हमें लास्ट में उसको एंड भी करना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पे बिगिन सेंटर करते हैं, लेकिन इस सेंटर किसके लिए हम रखेंगे, जो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 बाई 3। तो अगर मैं यहाँ पे बिगिन सेंटर लिखता हूँ तो यहाँ पे मैंने एंड सेंटर कर दिया। तो किसका मैंने किया, जो मैट्रिक्स लिखी वो पूरी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे एक सेंटर पेज के सेंटर में लिखनी है। तो हम इसको किस तरह से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने जैसे बिगिन सेंटर लिख दिया तो यहाँ पे स्लैश और स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट, स्लैश और स्क्वायर ब्रैकेट राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट से स्क्वायर ब्रैकेट राइट तक मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि सेंटर में हमारे पास इस बिगिन सेंटर की हेल्प से यहाँ पे आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ कि ए इज ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू लेफ्ट स्क्वायर राइट स्क्वायर, मतलब कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे लिखूंगा। तो फिर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं बिगिन एरे सी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का डाटा होगा सी का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास जो है 3 कॉलम यहाँ पे रहेंगे। तो 3 कॉलम सी हमारे पास यहाँ पे आएंगे। और मैट्रिक्स की हमने स्टार्टिंग की बिगिन एरे से। तो जो हमारे पास इसमें एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट हमारे पास ये आएगा, दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये वाला आएगा और तीसरा हमारे पास A13 आएगा।
बाकी ये जो मैंने यहाँ पे डॉलर के अंदर सिम नियरली इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, डॉलर के अंदर नियरली इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, और यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं इन सभी साइंस को यहाँ पे हटा देता हूँ, जो कि हमारे पास नियरली इक्वल टू का साइन है, तो हमें ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उनको समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे पहला एलिमेंट ले रहे हैं मैट्रिक्स का, फिर उसके बाद एंड साइन, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर उसके बाद एंड साइन, फिर तीसरा एलिमेंट। उसी तरह से हमारे पास दूसरी रो का पहला एलिमेंट, फिर एंड, फिर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, फिर एंड, फिर दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, और उसी तरह से तीसरी रो का पहला एलिमेंट, और तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 3 कॉलम लिए और 3 ही यहाँ पे रो ली। रो कैसे हुई 3? 1 2 3। तो ऊपर से नीचे हमारे पास 3 रो हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमने डबल लाइन लिखी हुई है। इस डबल स्लैश का मतलब यहाँ पे होता है कि हम जो अगली लाइन लिखेंगे वो दूसरी लाइन में हमारे पास आएगा। मतलब हम इस लाइन का एंड यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि हम A11 A12 A13 का एंड कर रहे हैं, और उससे अगली वाली लाइन में A21 A22 A23 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम हमारे पास ये मैट्रिक्स यहाँ पे आती है। तो हम इसको थोड़ा दूर दूर भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, ये मैंने इनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा ताकि हमें समझ सकें कि किस तरह से हम यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले कॉलम का पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट, दूसरे कॉलम का पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट, और तीसरे कॉलम का पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट। तो स्पेसिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास सिंपल है कि लास्ट में अगर हमने किसी लाइन का एंड करना है तो हम डबल स्लैश उसको लिखते हैं। और यहाँ पे हमने बिगिन एरे किया था और यहाँ पे एंड एरे कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो मैट्रिक्स थी उसे लेफ्ट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी और राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी। और इस तरह से हम जो यहाँ पे मैट्रिक्स का स्टार्ट है और मैट्रिक्स का एंड है उसको, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैट्रिक्स एंड कर रहे हैं, उसके बीच में ही हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं, A11 A12 A13। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ये वाली। और यहाँ पे राइट की जगह भी हम सिंपल ब्रैकेट ये वाली लगा देते हैं। उसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे मैट्रिक्स बनी इसके अराउंड हमारे पास जो है सिंपल ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय। अगर इसको हम स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो हम इसको स्क्वायर के साथ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे और लास्ट में भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे और इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आ गई। तो अगर हमने मैट्रिक्स का यहाँ पे साइज बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे? जो पहली रो है उसके यहाँ पे इस तरह से हम 1 4 इसको यहाँ पे लिख देंगे।
तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने A11, A12, A13, A14 लिखा, इसको मैं अगर कंपाइल करता हूँ तो ये यहाँ पे एरर बता देगा। ये एरर इसने क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे हमने जो बिगिन एरे है उसमें 3 ही कॉलम बताए थे, इसलिए हमें यहाँ पे चौथा कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम चौथा कॉलम ऐड करेंगे तो ये एरर नहीं हमारे पास शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम मैट्रिक्स के बन गए। लेकिन ये हमने अभी सिर्फ फर्स्ट रो में ही ये कॉलम डाला, तो इस कॉलम को हम सेकंड रो और थर्ड रो में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास 1314, ये 24 और ये 34 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो इसको हम सेव करें और कंपाइल करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अब 4 रो है और 3 कॉलम है। लेकिन हम नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रो है, इसको मैं कॉपी करूँ और नीचे वाली रो में पेस्ट कर दूं और फिर इनको यहाँ पे चेंज करूं। अब मैं इसको 41 लिखूं, इसको 42 लिखूं, इसको 43 लिखूं, और इसको मैं 44 लिखूं। सेव करूं, कंपाइल करूं और रन करूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये मैट्रिक्स 4x4 की हमारे पास यहाँ पे बन गई है। 4x4 की मैट्रिक्स ये हमारे पास यहाँ पे बन गई है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ से बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे दी है। तो ये मैट्रिक्स वाला पार्ट था। फिर उसके बाद हम टेबल वाला पार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स भी हमने सेंटर में ही ली पेज के, तो इसलिए हमने बिगिन सेंटर और एंड सेंटर मैट्रिक्स से पहले और मैट्रिक्स के बाद कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे हम जैसे वैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास टेक्स्ट BF और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ टेबल, या मैं इसको यहाँ पे सेक्शन लिख सकता हूँ, XBA के बजाय सेक्शन। तो जब इसको यहाँ पे सेक्शन लिखा और यहाँ पे अंदर एग्जाम्पल ऑफ टेबल, तो ये हमारे पास टेबल का एग्जाम्पल है। मैं इसको सेव करूँगा, सेव किया, कंपाइल किया, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारे पास कहीं से आ गई है। तो अब ये ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेक्शन में नंबरिंग अपने आप, आपके पैराग्राफ की नंबरिंग अपने आप आ गई और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल आ गया। तो टेबल के केस में भी हम क्या करते हैं कि बिगिन सेंटर से टेबल को हम सेंटर में रखेंगे, और अगर हमने टेबल को सेंटर में रखा तो जहाँ पे टेबल हमारे पास खत्म हो रहा है वहाँ पे हम एंड सेंटर भी करेंगे। तो टेबल के शुरू से लेकर के टेबल के बाद तक, मतलब एंड सेंटर के, एंड टेबलर के बाद एंड सेंटर करेंगे। तो बिगिन सेंटर एंड सेंटर, और फिर हम क्या करेंगे, बिगिन टेबलर और यहाँ पे करली ब्रैकेट है, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर ही वर्टिकल लाइन सी, 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 मतलब हर एक कॉलम के बाद एक सेपरेशन वर्टिकल लाइन से हमारे पास होगी। और उसके बाद हम लिख रहे हैं एच लाइन। एच लाइन का मतलब है हॉरिजेंटल लाइन, मतलब जो
हमारे पास ऊपर वाले कॉलम है, उनके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी, और फिर उस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे हम लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एज ऑफ द स्टूडेंट इन ईयर्स एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेजर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कि हमने यहाँ भी लास्ट में 2 लाइनें लगाई है, मतलब कि 1 2 3 4 4 कॉलम हमारे पास बनेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है, और उसके बाद हमने अगेन हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, जैसे हमने यहाँ पे लगाई है। तो हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में ये चीज आएगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट इन ईयर, रोल नंबर इन ऑफ स्टूडेंट, ए मेजर सब्जेक्ट। और जब हमने इस हॉरिजेंटल लाइन से इसको बंद कर दिया, तो मतलब हेडिंग वाले जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर हैं, उनको हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, A1 पहले कॉलम में, B1 दूसरे में, C1 तीसरे कॉलम में, D1 चौथे कॉलम में। और हम नेक्स्ट लाइन, मतलब इस लाइन एंड लाइन यहाँ पे कर देंगे इसको खत्म करके। फिर उसके बाद हम दोबारा से एक लाइन लगाएंगे, एच लाइन। एच लाइन मतलब हॉरिजेंटल लाइन। और उसके बाद हम दोबारा से 4 नंबर लिखेंगे, पहले कॉलम में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट में फिर से हम एच लाइन लगाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर लिखा उसको एक हॉरिजेंटल लाइन से क्लोज करेंगे, और एंड टेबुलर करेंगे, मतलब टेबल का एंड करेंगे, और एंड सेंटर, मतलब कि सेंटर हमने शुरू किया था, सेंटर में ही टेबल को रखा था, और सेंटर में ही इसको खत्म करेंगे। जब हम इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट इन ईयर, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड मेजर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। लेकिन हमने बोला था कि हम जो है टेबल से पहले ही, मतलब नेम ऑफ द स्टूडेंट वगैरह से पहले ही यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, एच लाइन। तो जो हमने स्लैश एच लाइन लिखा, उसकी वजह से ये वाली लाइन आई। फिर हमने इन नाम्स के बाद दोबारा से एच लाइन लिखा था, तो ये वाली लाइन आई। फिर उसके बाद हमने A1 B1 C1 D1 लिखा, उसके बाद ये वाली लाइन आई, और लास्ट में हमने अगेन एच लाइन लिखा था, तो ये वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई। मतलब अगर हम कहीं पे भी एच लाइन लिखते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एच लाइन लिखा हुआ है, तो इसके नीचे में दोबारा से एक एच लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक और एच लाइन यहाँ पे डाली, तो इस टेबल के साथ में एक नीचे और हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूं, तो ये लाइन भी हमारे पास वहां से चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी हम जो नंबर ऑफ रोज है उनको बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने पहले बढ़ाया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके एच लाइन के नीचे यहाँ पे लिख दूं A3 B3 C3 एंड D3, और इसको सेव करूं, इसको कंपाइल करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कॉलम, सॉरी 3 रोज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो नीचे टेबल की लाइन नहीं लगी हुई है। अगर यहाँ पे देखो, नीचे लाइन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगाना भूल गए। जैसे ये एच लाइन है, तो इसके बाद भी हमें यहाँ पे एच लाइन लिखना पड़ना था। तो एच लाइन जब हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टेबल दोबारा से यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम इसको कॉपी करके एक और रो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं ये डाली, A3 की जगह A4 B4 C4 और D4। तो ये हमारे पास यहाँ पे यार कंपाइल किया, और ये हमारे पास देख लो। इस तरह से हम एक बहुत बड़ा टेबल बना सकते हैं, हम वैल्यू नीचे को डालते जाएं। लेकिन हमें वैल्यू A1 B4 C4 D4 भी लिखना है, लेकिन उसके पहले और बाद में हमने एच लाइन भी लिखना है।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने एच लाइन A4 इन नंबर के बाद भी लिखा है और इससे पहले भी लिखा हुआ है, और मैंने हर एक रो का जैसे एंड भी यहाँ पे किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 रो इकट्ठी ही कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये A4 आ गया, A3 A4, मान लो ये A5 है और ये A6 है, तो ये भी हमारे पास 5, ये भी हमारे पास 6, ये भी हमारे पास 5, ये भी हमारे पास 6, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 6। इसको हम सेव करें, कंपाइल करें और देखें, तो ये देख लो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा टेबल हमारे पास बन रहा है। तो इस तरह से हम इस टेबल को बना सकते हैं, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि जितना ज़्यादा ये वर्डिंग हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, टेबल की जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, मैंने नेम ही लिखा और यहाँ पे एज ही लिखा और यहाँ पे मैंने रोल नंबर ही लिखा और यहाँ पे मैंने सिर्फ मेजर लिखा, तो मैंने कम वर्ड यहाँ पे लिखे। फिर इसको कंपाइल किया और देखा, तो आप देख सकते हैं कि टेबल की विड्थ भी छोटी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम विड्थ बढ़ाएंगे तो टेबल की विड्थ भी बढ़ेगी। वर्ड बढ़ाएंगे तो हर एक कॉलम की विड्थ वहाँ पे बढ़ेगी, तो टेबल हमारे पास यहाँ पे छोटा हो जाता है। या तो हमारे पास एक और तरीका होता है कि हमारे पास मान लो नेम ही है यहाँ पे और एज ही है, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा खुला करें, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि नेम से पहले हमने डॉलर डॉलर 2 बार डालना है, और यहाँ पे जो नियरली इक्वल टू का साइन है, उतनी बार हम डालेंगे उतनी स्पेसिंग नेम से पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपाइल किया और देखा, तो यहाँ पे नेम से पहले स्पेसिंग आ गई है। उसी तरह से मैं नेम के बाद भी स्पेसिंग डाल सकता हूँ, तो सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नेम के बाद डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम के पहले और बाद में स्पेस आपका आ गया है, और यही हम एज से पहले भी करते हैं और एज के बाद भी करते हैं, और रोल नंबर से पहले भी ये स्पेस एंटर करते हैं और रोल नंबर के बाद भी एंटर करते हैं, मेजर से पहले भी और मेजर के बाद भी। तो ये हमारे पास आया, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेबल अब यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे नियरली इक्वल टू का साइन है, ये हमने थोड़ा सा घटा देना है, तो ये भी हमारे पास बराबर रखना है। तो हम इसको सेव करके कंपाइल करके देखें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल अब हमारे पास जो छोटा हो गया है। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। फिर लास्ट हमारे पास जो है इक्वेशन हमने लिखनी है, तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो होता है अगर हमारे पास कई मैथमेटिकल फंक्शन हो, तो उन फंक्शन को हम इक्वेशन के अंदर नहीं लिख पाते, तो इसके लिए हमें एक पैकेज यूज डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो हमारे पास पैकेज होता है। तो यूज पैकेज, यूज पैकेज यहाँ पे AMS मैथ, तो इस पैकेज को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इसको इंक्लूड करने से जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो इस तरह की इक्वेशन है, या इससे ज़्यादा जो हमारे पास टेंजेंट थीटा है, कॉस थीटा है, या और भी हमारे पास जो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो यहाँ पे आ जाते हैं इस फाइल को इंक्लूड करने से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है इस इक्वेशन में कि BINOM NK, इसका मतलब क्या है कि मैं जो
एक कॉलम में n और k को लिखा और दैट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कमांड जो है वो हमारे पास किस तरह से यहाँ पे आती है कि अगर हमने जैसे a बटा b लिखना है, तो a बटा b लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं, स्लैश फ्रैक्स स्केयर कर्ली ब्रैकेट। तो पहली वाली कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम a लिखेंगे और दूसरी वाली कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम b लिखेंगे, तो ये हमारे पास a बटा b आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ a बटा b। तो इसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एन के इक्वल टू a बटा b हमारे पास आ गया और इक्वेशन का नंबर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ ही यहाँ पे एक और इक्वेशन पुट करता हूँ, लेकिन मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ जैसे a का स्केयर, a कैप 2 और k का स्केयर, तो k कैप 2, और ये हमारे पास आ जाता है a प्लस b और ये b प्लस c। और मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ए स्केयर के स्केयर इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्यों 2 आया? क्योंकि पहली इक्वेशन जो इस पूरे डॉक्यूमेंट में आई थी वो यहाँ आई थी, इसने पहली इक्वेशन को पहला बता दिया और ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आई थी तो इसने इसको दूसरा बना दिया। तो नंबरिंग इक्वेशन की यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती है। थैंक यू।